हम लोग आज के क्लास में रिवीजन कर रहे हैं। लॉ ऐसे तो हम लोग का कंप्लीट है। सबसे पहले हम लोग लास्ट चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है, टेक टाइम। ये एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1987। अब प्रश्न आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों बनाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि कस्टमर के हित का रक्षा किया जाए, इंटरेस्ट का क्या किया जाए, बचाव किया जाए। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, बचाया जाए। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टाइम टू टाइम कैंपेन लेके आता है, जागो ग्राहक जागो का। जब जीएसटी शुरू आया था तो कितने दुकानदार लोग चीटिंगबाजी कर रहे थे, प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी जोड़ के ले रहे थे। तो जागो ग्राहक जागो की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, उसमें ये दिखाया गया कि एमआरपी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एमआरपी में एडेड है, आपको अलग से ऐड करके देने का दरकार नहीं है। कस्टमर को ये नॉलेज दिया गया, रेडियो के माध्यम से चलाया गया, टेलीविज़न के माध्यम से चलाया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे चलाया गया ताकि सब तक ये खबर पहुंच सके। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बोले क्या बोले? लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1987। 1 अप्रैल। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ये पूरा हिंदुस्तान के कोना कोना में एक्ट लागू है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को चलाया था राल्फ नडेर ने। कौन चलाया था? राल्फ नडेर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कस्टमर के कुछ अधिकार दिए गए हैं। टोटल अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 के हिसाब से कस्टमर का टोटल 6 अधिकार दिया गया है। पहला, राइट टू चूज, कस्टमर अपने मनपसंद गुड्स का चुनाव कर सकता है। राइट टू सेफ्टी, कस्टमर को सुरक्षित रहने का अधिकार है। राइट टू बी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, कस्टमर इंफॉर्मेशन ले सकता है प्रोडक्ट संबंधित। समझ पा रहे? राइट टू बी हर्ट, कस्टमर का बात सुनिए, कंप्लेन को सुनिए। राइट टू बी हर्ट, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? राइट टू सीक रीएड्रेसल, कुछ गड़बड़ होगा तो आप पे कस्टमर क्या करेगा, केस करेगा। इसको हम क्या कहेंगे? राइट टू रीएड्रेसल। राइट टू क्या, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और क्या भाई? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर, कस्टमर को शिक्षा पाने का अधिकार है प्रोडक्ट संबंधित। तो टोटल अधिकार 6 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। अब प्रश्न आता है हु कैन कंप्लेन, कौन कंप्लेन कर सकता है? कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, मोर देन 1 कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, हमारा उत्तराधिकारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेन? कब आप कंप्लेन करने जाइएगा? जब आपको डिफेक्टिव गुड्स मिला है, माने घटिया गुड्स मिला है, या डेंजरस गुड्स है, कोई अगल बगल डेंजरस गुड्स बेच रहा है जो मानव जाति के लिए क्षति पहुंचाने वाला है, या डेफिशिएंसी इन सर्विस, आपको सेवा में कमी मिला है। सेवा में कमी का मतलब हॉस्पिटल में इलाज कराने गए हैं, आपको इलाज प्रॉपर तरीका से नहीं मिला है, इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विस। इस ग्राउंड पे हम कंप्लेंट करेंगे। तो प्रश्न आता है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट? तो डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंसी इन क्या भाई? सर्विस, डेंजरस गुड्स, हजार्ड गुड्स। आगे बढ़े क्या हम लोग? नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज़ भाई? रीएड्रेसल एजेंसी। रीएड्रेसल 3 तरीका का कोड बनाया गया है कंज्यूमर के दुखड़ा को सुनने के लिए। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म प्रत्येक जिला में एक होगा, स्टेट कमीशन प्रत्येक राज्य में होगा, नेशनल कमीशन देश के स्तर पे होगा। 20 लाख तक का नुकसान होगा तो हम कहाँ क्लेम करेंगे भाई? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। 20 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है बट 1 करोड़ से कम का हुआ है तो कहाँ कंप्लेन करेंगे भाई? स्टेट कमीशन। और 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ तो कहाँ कंप्लेन करेंगे भाई? नेशनल कमीशन। मेंबर में प्रेसिडेंट और अदर मेंबर सभी लोग आएंगे। मेंबर में सभी लोग आएंगे, प्रेसिडेंट और अदर मेंबर। नोटिफिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना। सरकार कोई भी नोटिफिकेशन देगा तो ओजी में छापता है। ओजी माने ऑफिशियल गैजेटिंग, ऑफिशियल भारत का राजपत्र, भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी अगर छापना है तो ओजी में छापेगा। रेगुलेशन का मतलब होता है नियम। रेगुलेशन माने क्या होता है? नियम। जो कि कौन बनाएगा? इस चैप्टर के तहत रेगुलेशन जो बनाएगा वो नेशनल कमीशन बनाएगा। रेगुलेशन मीन्स क्या भाई? लॉज। समझ पा रहे? और रेगुलेशन को बनाएगा कौन? नेशनल कमीशन। कौन बनाएगा? नेशनल कमीशन। मेंबर में कौन आएगा? प्रेसिडेंट और अदर मेंबर, सभी लोग मेंबर में आएंगे। एस्पोरियस गुड्स का मतलब क्या होता है? डिफेक्टिव तो समझ गए, खराब है। डेंजरस समझ गए, जो मानव जाति को क्षति पहुंचाने वाला है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत तरीका से ट्रेड को कर रहा है।
इसको हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। या तो प्राइस ज़्यादा ले रहा, या तो मिलावट कर रहा है, या तो माल कम दे रहा है, इसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं हम लोग? एस्पुरियस गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि घटिया क्वालिटी का गुड्स है लेकिन सामने वाला अप्रूव कर रहा है ज़बरदस्त है। एक पार्टी बोल रहा है गड़बड़ी है, एक पार्टी बोल रहा है ज़बरदस्त है, इसको हम कहते हैं एस्पुरियस गुड्स। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का सेक्शन है 4। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का सेक्शन 4 है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को साल में कम से कम एक बार मीटिंग करना होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को साल में कम से कम कितना बार मीटिंग करना होगा? एक बार। और इसका जो चेयरमैन होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इसका जो चेयरमैन होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इन चार्ज को क्या बनाएंगे हम लोग? चेयरमैन बनाएंगे। स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन काउंसिल का सेक्शन 7 है। सेक्शन कितना भाई? 7। इसका कम से कम साल में 2 मीटिंग होना चाहिए। इसका कम से कम साल में कितना मीटिंग होना चाहिए? 2। और इसका भी चेयरमैन कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया, इसका सेक्शन है 8A। इसका सेक्शन क्या है? 8A। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को भी साल में कम से कम 2 मीटिंग करना पड़ेगा। माने सेंट्रल वाला है तो 1 और स्टेट वाला है या डिस्ट्रिक्ट वाला है तो उसे मीटिंग 2 करना होगा। इसका चेयरमैन कौन होगा भाई? सेंट्रल कंज्यूमर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर अफेयर। समझ पा रहे? कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए। समझ रहे? अदर मेंबर और भी चाहिए। सुनिएगा, किसका बात करें हम लोग? ज्यूरिडिक्शन। किसका बात करें हम लोग? तो ज्यूरिडिक्शन अब हम लोग समझ रहे डिस्ट्रिक्ट फोरम। किसका समझ रहे हैं? ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम का सेक्शन है 3। सेक्शन कितना है? सुनिएगा ध्यान से। ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कम से कम 1 प्रेसिडेंट और 3 अदर मेंबर। 1 प्रेसिडेंट और 3 तो गोटा पूछ लिया जाएगा कितना होगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, कितने लोग रहेंगे मेंबर? तो 4 बताएंगे। क्या कि मेंबर के अंदर प्रेसिडेंट भी आता है, मेंबर के अंदर क्या आता है? प्रेसिडेंट भी आता है। तो गोटा आप 4 बताइएगा। समझे? मैंने 4 में 1 प्रेसिडेंट 3 अदर, 4 में 1 प्रेसिडेंट 3 अदर में 1 महिला, 3 अदर में 1। और अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10 साल एक्सपीरियंस ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री का, ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट। और 35 साल उम्र होना चाहिए। 35 साल। और डिस्ट्रिक्ट फोरम का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होना होगा। क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन है क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। और अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन है 10 साल एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री। और क्या होना चाहिए? 10 साल एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्र कितना साल होना चाहिए? 35 साल। उम्र कितना साल होना चाहिए? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डिस्ट्रिक्ट फोरम। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं? अच्छा, ये मेंबर लोग कितना दिन तक ऑफिस में बना रहेगा? 5 साल और 65 साल। डिस्ट्रिक्ट फोरम का बात कर रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है। 5 साल और 65 साल। 5 साल और विच एवरेज अर्लियर, विच एवरेज 5 साल और 65 साल, विच एवरेज अर्लियर। समझ पा रहे? किसका मेंबर का बात कर रहे हैं हम लोग? डिस्ट्रिक्ट फोरम। किसका मेंबर का बात कर रहे हैं? आगे बढ़ते। कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन, इसका सेक्शन है 16। इसका सेक्शन कितना है? कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन। जिसका इसका सेक्शन लिखाया गया है, बच्चे से रिक्वेस्ट है सेक्शन जरूर से लिखिएगा। कुछ बच्चे का बुक में मार्क नहीं किया हुआ, अभी हम मार्क करा देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर रिविजन कराएंगे। समझ रहे? क्योंकि कॉपी में तो कितना लोग लिख पोत दिए हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? समझ रहे? और कॉपी में लिखा है, जिसका लिखा हुआ कॉपी से पढ़ना। कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन कितना भैया? सेक्शन कितना? 16। इसका भी टोटल 4 मेंबर चाहिए, जिसमें 1 प्रेसिडेंट 3 अदर। 1 प्रेसिडेंट 3। स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज होना होगा। क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज होना होगा। अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन 10 साल एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री। ट्रेड कॉमर्स मस्ट बी ग्रेजुएट, मस्ट बी। और 35 साल उम्र। 35 साल। ये लोगों का मेंबर का टेन्योर है 5 साल और 67 ईयर्स। 5 साल और बीच एवरेज अर्लियर, बीच एवरेज माना ऑफिस में 5 साल रही है और उम्र आपका 67 साल पहले पूर गया, तो दोनों में से जो पहले पूरेगा, या तो 5 साल रही है या तो मान लीजिए आपका उम्र हो गया। मान लीजिए आप ज्वाइन किए 65 साल का उम्र में और 67 पर रिटायर हो रहा था, कितना दिन ड्यूटी करिए? तब 5 साल वाला क्लॉज नहीं लगेगा, इसीलिए बोला जा रहा 5 साल और 67 ईयर्स। बीच एवरेज अर्लियर जो पहले हो जाए, जो पहले। और नेशनल कमीशन का सेक्शन है 20। नेशनल कमीशन का सेक्शन है 20 और इसका कंपोजिशन में कम से कम 5 लोग होना चाहिए।
एक प्रेसिडेंट, 4 अदर, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर में एक महिला। अदर का क्वालिफिकेशन सेम है, 10 साल एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट और 35 साल उम्र। समझ रहे हैं? प्रेसिडेंट यहाँ होना चाहिए क्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट जज, क्वालिफाइड, और ये लोग का उम्र जो है 5 साल और 70 साल, विच एवरेज अर्लियर, विच एवरेज क्लियर है क्या? पक्का पक्का। आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे, बोल ही नहीं रहे हैं तो आगे बढ़ना क्या? बुक निकालिए, मार्क करना है क्योंकि चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही चैप्टर पढ़ना है। अच्छा पूछताछ थोड़ा कर लेते, रुको। हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? सेक्शन कितना है इसका? 6। समझ रहे हैं? कितना राइट है? 6। हु इज द पाथ फाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट? राल्फ नाडर। लागू कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1991। 1 अप्रैल। हु कैन कंप्लेन? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेन? हजार डिफेक्टिव डेफिशिएंसी, हजार डिफेक्टिव। 20 लाख तक का केस किधर करेंगे भाई? 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज्यादा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कम से कम कितना मीटिंग करना होगा? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और स्टेट कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कितना, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसका चेयरमैन कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ, समझ पा रहे? हाँ। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में टोटल मेंबर कितना चाहिए? 4, जिसमें एक क्या चाहिए? प्रेसिडेंट, और 3 में अदर में एक महिला, अदर में एक। ये लोग का उम्र कितना? 65 साल और 5 साल, विच एवरेज अर्लियर, विच एवरेज। स्टेट कमीशन में टोटल मेंबर कितना चाहिए? 4 में एक प्रेसिडेंट, 3 अदर में एक महिला। समझ रहे हैं? उम्र कितना होना चाहिए? 5 साल और 67 ईयर्स, 5 साल और विच एवरेज अर्लियर, विच एवरेज। और नेशनल कमीशन में टोटल मेंबर कितना चाहिए? 5 में एक प्रेसिडेंट, 4 अदर, 4 में एक महिला, 4 में उम्र कितना होना चाहिए? 5 साल और 70 साल, विच एवरेज अर्लियर। समझेंगे नहीं समझे? बुक खोलो, मार्क करा दे। फोकस करिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है, टेक टाइम। ये एक्ट लागू हुआ था 1 मार्च 1882, 1 मार्च 1800। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया गया था ताकि रुपये का ट्रांजेक्शन को एक वैलिड प्रूफ दे सके, वैलिडिटी दे सके। इसलिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट को बनाए थे भाई? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस एक्ट को ऑपरेट किया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 और 32 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 और 32 बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 और 32 के तहत इस चैप्टर को ऑपरेट किया जाता है, समझ रहे? और सेक्शन 34 के तहत, आरबीआई के सेक्शन 34 के तहत चेक वगैरह, बिल वगैरह इशू होता है इस चैप्टर में, समझ पा रहे? यह एक्ट हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इस एक्ट में टोटल 17 चैप्टर है, हम लोग को तो समरी दिया गया। टोटल 17 चैप्टर है, 148 सेक्शन है। लॉयर के यहाँ जाइएगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक तो बुक दिखाई देगा उसके चैम्बर में, समझ रहे? पूरा का पूरा मोटा बुक ही होता है, समझ पा रहे? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बात नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सुन रहे हो भाई? पढ़ाई तो इधर चल रहा है, आप लोग उधर क्या देख रहे हैं? देखिए इधर, सुनिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंटेन लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक से संबंधित लॉ को यहाँ पे क्या किया गया? लिखा गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन था 13। सेक्शन 13 में इसका डेफिनेशन दिया गया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल, समझ पा रहे हैं? तो डेफिनेशन लिखवाए थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट्स इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। इस चैप्टर में क्या रहेगा? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट माने डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल माने फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या? फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के पास आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीज आ रही है भाई? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। बोलो क्या बोले? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का विशेषता था कि क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन प्रिजम्पशन माने डेट, अमाउंट, नेम, टाइम, ये सब होना चाहिए। समझ पा रहे? प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये सारे फीचर्स था। समझ पा रहे? और क्या बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब जिसको देंगे वो सही कस्टमर है, ट्रू कस्टमर है, उसको हम कहते हैं बोनाफाइड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीका का था, एक बाई स्टैटू और एक बाई कस्टम। स्टैटू माने लॉ होता है, स्टैटू माने क्या होता है, लॉ के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरीका का है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। कस्टम के हिसाब से, समाज के रीति रिवाज के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे आपका शेयर वारंट माने शेयर का सर्टिफिकेट रहेगा, डिविडेंड वारंट माने डिविडेंड का सर्टिफिकेट रहेगा, बैंक ड्राफ्ट जो कि बैंक आपको देता है, रेलवे रिसिप्ट, रेल से माल आएगा तो रेलवे रिसिप्ट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और क्या इनलैंड बिल, हमारे देश में बिल तैयार होगा तो इनलैंड बिल है, हमारे देश के बाहर बिल तैयार होगा तो फॉरेन बिल है। हुंडी झुंडी लोकल भाषा में लिखते हैं, समझ पा रहे? लोकल भाषा में लिखते हैं, डायरी में साइन करवा देते, तुम हमसे पैसा लिए साइन करो। समझ पा रहे? फिक्टिटियस बिल माने इन रेस्पेक्ट, इनकम्प्लीट इन सम रेस्पेक्ट, इनकम्प्लीट इन माने बकवास वाला चीज़ है, दोनों पार्टी का कुछ न कुछ मिस्टेक है, उसको कहते हैं फिक्टिटियस। एम्बिगुअस का मतलब कुछ छूट गया लिखना, इनकम्प्लीट है किसी न किसी रेस्पेक्ट में। और एक था इंचुएट इंस्ट्रूमेंट। इंचुएट इंस्ट्रूमेंट किस लिए लिखते हैं, फॉर द स्पेशल पर्पज। जैसे मान लीजिए किसी का ज़मीन गिरवी लेना है, सोना गिरवी लेना है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिखा जाएगा, इंचुएट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये कस्टम का है, माने समाज में ऐसा ऐसा बिल चलता है। होल्डर माने जो व्यक्ति अपने पास बिल को होल्ड करके रखा है उसे होल्डर कहते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स माने हम होल्डर है, अपना बिल मान लीजिए वो भाई साहब को दिए लेकिन पैसा नहीं मिला है, वो वाला बिल मान लीजिए अभिषेक को दे दिए, अभिषेक मान लीजिए ई बालक को दे दिया, तो इतने लोग जो है ना, जब तक पैसा नहीं मिलेगा, ये जो लेन देन हुआ है सभी लोग ड्यू कोर्स में रहेंगे। और मान लीजिए उनको पैसा मिल गया तो हम लोग फ्री हो गए, और उनको पैसा नहीं मिला तो वो किनको पकड़ेंगे, अभिषेक, ये किनको पकड़ेंगे, इनको, ये किनको पकड़ेंगे, हमको। हम किसको पकड़ेंगे, मेगा को, मेगा से नहीं समझे किसका बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन नाम से पता चला जितना होल्डर है सब ड्यू कोर्स में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरीका का था, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4 था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5 और चेक का सेक्शन 6 था। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन का सेक्शन था 13। कितना था भाई, 13। प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन लिखवाए थे कि प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, unconditional to pay certain sum of money signed by the maker, signed by the it may be bearer or order, bearer or माने promissory note क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, माने प्रॉमिस टू पे, वादा करते आपको पैसा देंगे, वादा करते पैसा इतना पैसा देंगे, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। जैसे नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को वचन देता हूँ 10 रुपया अदा करने का, 500 रुपया अदा करने का, नोट रे बाबा, साइन रहता है, साइन बाय द मेकर, साइन बाय द बियरर। ये डॉक्यूमेंट जिसको दोगे उसका हो जाएगा। तो करेंसी नोट जो है प्रॉमिसरी नोट के सारे फीचर्स को सेटिस्फाइड करता है। तो साफ साफ लॉ में लिखा गया है कि प्रॉमिसरी नोट इज अदर देन करेंसी नोट, माने करेंसी को छोड़ के, करेंसी को प्रॉमिसरी नोट नहीं बोल सकते। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होगा, मेकर और पे, मेकर और प्रॉमिसरी नोट में कितना पार्टी होगा, 2 पार्टी। फीचर्स क्या होगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, साइन बाय द मेकर, बियरर और ऑर्डर, बियरर और ये फीचर्स किसका, प्रॉमिसरी नोट। किसका फीचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का फीचर सेम होगा। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग को हटा के लगा देंगे अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल। फिर हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रॉमिसरी नोट में पढ़े थे प्रॉमिस टू पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू, और चेक भी क्या था भाई, ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू। प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड पर्सन, किसी व्यक्ति पे लिखते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड पर्सन, चेक ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, स्पेसिफाइड। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होगा, मेकर और पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होगा, ड्रॉअर, ड्रॉइंग, पे। और चेक में भी 3 पार्टी होगा, ड्रॉअर, बैंकर और पे। ड्रॉअर, बैंकर और पे मीन्स एनी पर्सन हु रिसीव द पेमेंट। पे माने कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पैसा लेने जाएगा, पे मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पैसा लेने जाएगा। प्रॉमिसरी नोट में क्रॉसिंग नॉट अलाउड, क्रॉसिंग माने 2 पैरेलल लाइन गिवन ऑन द फेस ऑफ चेक, 2 लाइन नहीं दे सकते हैं।
तो प्रॉमिसरी नोट में क्रॉसिंग नॉट अलाउड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग अलाउड नहीं, नॉट अलाउड, और चेक में क्रॉसिंग अलाउड। प्रॉमिसरी नोट में नो ग्रेस पीरियड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, चेक में नो ग्रेस पीरियड। चेक में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर हम लोग समझे थे आपका टाइप्स ऑफ चेक। चेक 2 तरीका का था, ओपन चेक और क्या था, स्पेशल चेक, या उसे क्रॉस चेक कह रहे थे, क्रॉस चेक। ओपन चेक को बियरर चेक कहते हैं, माने बियरर चेक माने पेमेंट मेक एट द बैंक काउंटर, बैंक के काउंटर पर दीजिएगा चेक, आपको पैसा मिल जाएगा। हमारे नाम का चेक कोई और भी उठा सकता है, इसको हम कहते हैं ओपन चेक। क्या कहते हैं? और क्रॉस चेक जो होता है, क्रॉस चेक चेक को प्रोटेक्ट करता है, हमारे नाम का चेक है तो हम ही उठाएंगे, दूसरा कोई नहीं उठा सकता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में 2 लाइन टान देते हैं और उसके बीच में लिख देते हैं अकाउंट पे। क्या लिखते हैं? समझ पा रहे हैं? आप क्रॉस चेक 2 तरीका को देखो तो जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। खाली लाइन टान दोगे जनरल क्रॉसिंग, और लाइन टान के लिख दोगे अकाउंट पे ही तो स्पेशल क्रॉसिंग। लाइन टान के लिख दोगे अकाउंट पे ही तो क्या हो जाएगा? स्पेशल क्रॉसिंग। फिर पढ़े थे हम लोग इंडोर्जमेंट। इंडोर्जमेंट का मतलब होता है अपने बिल को अपने बिल को किसी और को दे देना, इसको हम क्या कहते हैं? इंडोर्जमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? इंडोर्जमेंट डिफरेंट टाइप्स का था। पहला इंडोर्जमेंट था ब्लैंक और जनरल। ब्लैंक और कुछ नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, जिसका नाम उसका लिख के तुम इंडोर्ज कर लेना। स्पेशल और फुल, पूरा पूरा इंडोर्जमेंट कर रहे हैं। पार्शियल माने मान लीजिए हम अपना बिल इंडोर्स कर रहे हैं और ये भाई साहब हमसे पाते हैं 20,000 और बिल है 50,000 का, ये पा कितना है? 20,000। बिल कितना का है? हम बिल दे दिए, बोले पैसा उठा लीजिएगा, 20,000 रख लीजिएगा, 30,000 रुपये हमको दे दीजिएगा। इसको कहते हैं पार्शियल। क्या कहते हैं? पार्शियल। समझ पा रहे? रेस्ट्रिक्टिव का मतलब टर्म्स कंडीशन डाल दो उसमें। क्या डाल दो? टर्म्स कंडीशन। और कंडीशनल में बहुत तरीका का होता है, सेंस रिकॉर्ड्स, सेंस फ्रैक्स, समझ पा रहे हैं? कैलकुलेटिव होता है जिसमें नोटिस वगैरह देना होगा, हमारे डिजॉनर का नोटिस नहीं देना होगा, माफ़ हो जाएगा। समझ पा रहे? ये सब डिफरेंट टाइप सब क्या है भाई? इंडोर्जमेंट है। डिफरेंट टाइप सब क्या है? समझ रहे? इतना ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा बुक खोलिए, टिक करा देते हैं। हम लोग कह रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छे से सुनिए सभी लोग। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप है, नाम से ही पता चल रहा है साझेदारी व्यापार। समाज में आप देखे हो ना, सभी लोग बोलते हैं सब करना लेकिन पार्टनरशिप मत करना, बिजनेस चलता नहीं है, टूट जाता है, लोग बोलते हैं ना। उसी के बारे में पढ़ेंगे। समाज वाला पार्टनरशिप तो ऐसे ही होता है, 2 दिन पार्टनरशिप चलता है, 3 का दिन पूछा टूसी, पता चले उसका नाक भसक गया है, खत्म पार्टनरशिप। लेकिन कुछ कुछ पार्टनरशिप चलता है, कुछ कुछ पार्टनरशिप जो बड़े पैमाने पे होते हैं, ऐसे छोटे पैमाने वाले पार्टनरशिप नहीं चलता है, लेकिन बड़ा पैमाना वाला पार्टनरशिप चलता है। समझ पा रहे? जहाँ सभी लोग कैपिटल वगैरह मिलाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है, वो वाला चलता है, वो भी कभी ना कभी टूटता है, समझे? लेकिन चलता है कुछ दिन। सुनो, किसका बात करें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोलो क्या बोले हैं? पार्टनरशिप इज गवर्न बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को कौन चलाता भाई? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो दिया गया सेक्शन 4 में दिया गया था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का रिलेशन है जिसमें पार्टनर लोग आपस में वादा करता है कि प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे, या तो सब मिल के फॉर्म को चलाएंगे, या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 लोग लगेंगे, मैक्सिमम 50, कम से कम 2 मैक्सिमम 50। इसको हम कहते हैं मेंबरशिप। पहला फीचर्स हो गया, समझ पा रहे हैं? लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस होना चाहिए, समझ पा रहे? अदर देन चैरिटी वगैरह का बिजनेस नहीं चलेगा। तो पहला क्या होगा? मेंबर कितना? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। फिर क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। इट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और माने इट में भी रिटन और ओरल। रिटन और रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, समझ पा रहे? मैंने लिख के और बोल के लिख के भी हो सकता है। और इम्प्लाइड माने टू कंडक्ट ऑफ द पार्टी। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया था ना, इम्प्लाइड मतलब कि आगे कहीं पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, अब दूसरा जगह हम पार्टनरशिप स्टार्ट किए तो कुछ बोलने का दरकार नहीं है, जिस मोड में वहाँ करते थे उस मोड में यहाँ स्टार्ट कर लेंगे। इसको हम इम्प्लाइड बोलते हैं। क्या कहते हैं? तो एग्रीमेंट होना चाहिए। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्ज बार घर बार बिक जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का नियम लागू नहीं होता है, समझ पा रहे? म्यूचुअल एजेंसी रहता है, माने एक दूसरे पे दोनों का फेथ रहता है।
किसका बात कर रहे हैं लोग? म्यूचुअल एजेंट से। किसका बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे क्या है भाई? फीचर्स है। किसके फीचर्स है? पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर, डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर जो डेली बिजनेस में आएगा, बिजनेस को चलाएगा, कैपिटल देगा, प्रॉफिट को शेयर करेगा, रिस्क उठाएगा, लायबिलिटी को उठाएगा, ऐसे लोगों को कहते हैं एक्टिव पार्टनर। लेकिन एक्टिव पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसे रिटायर होने नहीं देंगे। तुम्हारा चेहरा देखे लोग धंधा किया है, पहले नोटिस दो। पहले क्या दो? नोटिस दो कि हम रिटायर हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में छपवाओ, तब जाकर रिटायर होने देंगे, नहीं तो रिटायर होने नहीं देंगे। एक्टिव पार्टनर। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं, जो बिजनेस में नहीं आएगा, बिजनेस में नहीं आता है, एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन कैपिटल देगा, रिस्क को उठाएगा, प्रॉफिट को लेगा। ऐसे पार्टनर को डॉर्मेंट कहते हैं। ऐसा पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो रिटायर हो जा, तुमको कौन चिंता है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नोटिस फोटिस देने की दरकार नहीं है। नॉमिनल पार्टनर, ये कोई पार्टनर उटर नहीं है बेटा, नाम का पार्टनर होता है। लोग बोलते हैं ना, जा बाबू जा, मेरा नाम इस्तेमाल करके काम कर लेना। अब मेरा नाम इस्तेमाल करने में कोई कांडे कर दिया तो फंसेगा कौन? अब नाम इस्तेमाल करने वाला, समझे? इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ये दो तरीका का होता है, पार्टनर में स्टेपल, पार्टनर में होल्डिंग आउट। पार्टनर में स्टेपल, पार्टनर भाई होल्डिंग आउट का मतलब हम जाके खुदे बोल दिए मेरा पार्टनर है, जबकि पार्टनर नहीं है। मान लो प्रभात पार्टनर नहीं है, प्रभात को बोल दिया हाँ पार्टनर है, इसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरे बोलने के आधार पे इनको 50 लाख का माल बाकी मिल गया। अब ये 50 लाख का माल बेच करके पार्टी कर गए, अब हाथ पे फंसेगा कौन? कौन फंसेगा? हम फंसेंगे। हम बोले थे मेरा पार्टनर है। अच्छा, नॉमिनल पार्टनर, कैपिटल नॉट कंट्रीब्यूटेड, रिस्क नॉट टेकन, लायबिलिटी नॉट शेयरिंग, प्रॉफिट नॉट टेकिंग, ओनली यूज नेम, ओनली यूज, मुफ्त में नाम इस्तेमाल करेगा। हम लोग माया दया में देते हैं, समझ पा रहे? तो पार्टनर में होल्डिंग आउट, पार्टनर भाई। और एक होता है पार्टनर में स्टेपल, मेरे सामने ही बोल रहा हम इनका पार्टनर है, जान रहे हो हम इनका पार्टनर, हम कुछ नहीं बोल रहे, मजा ले रहे हैं। और उसके बाद कोई कांड हो गया इसके बोलने पे तो जिम्मेवार कौन है? हम, क्योंकि मेरे सामने बोल रहा था पार्टनर नहीं थे तो बताना चाहिए था कि पार्टनर उटर नहीं है, पार्टनर उटर नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है, सबका इसका बात में मत आना, बोलना चाहिए। इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। क्या कहते हैं? सब पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर, नहीं समझे? मान लो प्रभात हम लोग का पार्टनर, प्रभात को नीचे रख लिया अपना, किसी और को, किसी को बना लिया, किसी को भी पार्टनर, इसको हम कहते हैं सब पार्टनर। क्या कहते हैं? तो सब पार्टनर हिसाब इनसे लेगा, हिस्सा इनसे लेगा। सब पार्टनर को एक बार रख तो लिए, लेकिन हटाना मुश्किल है, उसको हटाने के लिए इनको हटना होगा। ओरिजिनल हटेगा तो डुप्लीकेट हटेगा, समझे? माने पार्टनर का पार्टनर, पार्टनर का नहीं समझे? नौकर पे चाकर बोलते हैं ना, नौकर उस पर से बोलेगा हम ही करेंगे, चाकर को तो उस पर नहीं समझे? हाँ चलो, सब पार्टनर। माइनर पार्टनर, जिसका उम्र कम हुआ है, जिसका उम्र 18 साल से कम है, उसको तो पार्टनर बना नहीं सकते हैं, लेकिन बना लिए हो तो ओनली फॉर द बेनिफिट, सिर्फ और सिर्फ लाभ देगा, समझे? अगर कोई कांड कर दिया तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा, लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट के लिए जिम्मेवार है। और तुम उससे माइनर से बहुत प्यार करते, बहुत खर्चा कर दिए, समझ पा रहे? तो बहुत खर्चा कर दिए तो उसके लिए उसका गार्जियन भी जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि गार्जियन कहता है कि मेरे बच्चे को नेसेसिटी दीजिए, नेसेसिटी मैंने जो चाहिए ही चाहिए, नेसेसरीज नहीं। और तुम उसको कार दे रहे हो घूमने के लिए, समझ रहे हो, पार्टी करने के लिए पूरा रुपया दे रहे हो, वो बाद में गार्जियन से मांग रहे हो, गार्जियन नहीं देगा, समझे? किसका बात करें? माइनर पार्टनर। किसका? माइनर का भी तो मेजर बनेगा, बनेगा ना, तो एक तो नोटिस देना पड़ेगा, चिट्ठी देना पड़ेगा, पार्टनर है कि नहीं है 6 महीने के अंदर अंदर। अगर नोटिस नहीं देगा ना तो 6 महीने बाद मान लेंगे कि वो पार्टनर है। अब पिछला वाला जितना लॉस हुआ है सब उस पर हिट हो जाएगा, सब उस पर क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप डीड है क्या भाई? रिटन डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड है क्या है? इसमें सारे पार्टनर का टर्म्स कंडीशन लिखा रहता है कि फॉर्म का नेम क्या रहेगा, पार्टनर का नेम क्या है, किसका कितना कैपिटल है, किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको क्या प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, बिजनेस का प्लेस क्या है, बिजनेस हम लोग करते क्या है, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, ये सारे चीज़, तमाम चीज़ कहाँ लिखा रहेगा? पार्टनरशिप डीड में। कहाँ लिखा रहेगा? समझ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो तरीका का होता है, पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप एट विल माने इच्छा पे चल रहा है, इच्छा पे, जब तक मन करेगा तब तक चलाएंगे। ऐसा पार्टनरशिप खतरनाक होता है, जिस दिन किसी का भी पार्टनर का मन नहीं किया बिजनेस चलाने का ना, नोटिस दे देगा कोर्ट को कि बंद कराएंगे, फॉर्म बंद हो जाएगा, समझे? इसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल।
और पर्टिकुलर पार्टनरशिप दो तरीका का होता है। जनरल पर्टिकुलर पार्टनरशिप दो तरीका का होता है, फिक्स पीरियड, फिक्स पर्पज। फिक्स पीरियड, अब मान लो 5 साल के लिए बिजनेस कर रहे हो तो 5 साल ओवर, बिजनेस गेट टर्मिनेटेड। 8 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं, 8 साल खत्म, बिजनेस गेट टर्मिनेटेड। इट कैन बी रिन्यू, आप रिन्यू करा सकते हैं। फिक्स पर्पज, बिल्डिंग बनाने का पार्टनरशिप की है, बिल्डिंग का पर्पज खत्म, बिल्डिंग बन के बिक गया, पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप इसको हम कहते हैं फिक्स पर्पज। क्या कहते हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पक्का समझ रहे हो ना? पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मन करे तो कराइए, नहीं मन करे मत कराइए। लेकिन नहीं करेंगे तो क्या कंसिक्वेंसेस होगा, क्या हमारे खिलाफ हो जाएगा? 3 चीज़ होगा आप नहीं कराते हैं तो। पहले तो पार्टनर कैन नॉट सिव ईच अदर, आप लोग आपस में केस ही नहीं कर सकते हैं। एक पार्टनर दूसरा पे केस नहीं कर सकता है। रिटायर पार्टनर इवन यू ज्वाइन, रिटायर पार्टनर ना जब मन करेगा तब ज्वाइन कर लेगा। मान लीजिए रिटायर हुआ, कल बोलेगा ना नाम पार्टनर है, पाकिस्तान की तरफ सारा क्रिकेटर लोग बोलते हैं संन्यास, कल बोलता है ना सॉरी गलती से बोल दिए थे, हम खेलेंगे अभी। समझ पा रहे? इंडिया में ये सब नहीं होता था। इंडिया में होगा क्या? संन्यास माने संन्यास, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा होता है, समझे? तो वैसे पार्टनरशिप आज बोल दिया शाम को रिटायर, हिसाब लेके गया, कल बोला ना नाम पार्टनर, गड़बड़ा जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो। समझ रहे हैं? तो पहला क्या रे बाबा? पहला क्या? पहला क्या भाई कि पार्टनर कैन नॉट सिव ईच अदर। दूसरा, रिटायर पार्टनर इवन इफ ज्वाइन, रिटायर होकर भी कल से ज्वाइन कर सकता है। और पार्टनर कैन नॉट सिव टू द आउटसाइडर, आउटसाइडर को भी केस नहीं कर सकते हैं। और केस करना है तो 100 रुपये का रिकवरी के लिए केस करिए, ओनली 100, ओनली। इससे अच्छा मत केस करो, केस करने में तो 500 लग जाएगा। केस करेगा तो 100 रुपये रिकवर होगा, तुम्हारा खर्चा लग जाएगा 500। क्या फायदा केस करने, कोई फायदा है? पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन आप कराना चाहते हो तो करा सकते हैं। एक फॉर्म है, फॉर्म में लिखिए नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेम क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टनर का नेम क्या है, पार्टनर का डॉक्यूमेंट लीजिए, साइन कराइए, जमा करिए अलॉन्ग विथ फी, अलॉन्ग विथ फी। रजिस्ट्रार को लगेगा सब ठीक ठाक तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पार्टनर का अधिकार होता है, पार्टनर का राइट्स है, पार्टनर का राइट है, अधिकार है, अधिकार है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट जांच कर सकता है। राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में आके वो रह सकता है, बिजनेस को चला सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, आके कंसल्ट कर सकता है। राइट टू रिसीव सैलरी, सैलरी को रिसीव कर सकता है। समझ पा रहे? राइट टू टेक शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट को आकर के ले सकता है। समझ पा रहे? ये सारे पार्टनर का राइट्स है। राइट्स ऑप्शनल होता है। राइट्स क्या होता है? ऑप्शनल। ड्यूटीज क्या होता है भाई? कंपल्सरी। ड्यूटीज क्या होता है? पार्टनर का कुछ ड्यूटी है, पार्टनर का ड्यूटी है कि फर्म का हमेशा हित का बचाव करे, इंटरेस्ट का बचाव करे, ये पार्टनर का ड्यूटीज है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलता है कि कोई भी पार्टनर, सभी पार्टनर का एक दायरा है, दायरा के अंदर करना है, बिजनेस के इंटरेस्ट में करो। समझ पा रहे? अब बिजनेस का मान लीजिए पैसा लेकर तुम ससुराल में अपने नाम से ज़मीन गिन रहा है, क्या ये पार्टनरशिप के लिए तुम काम किया है? ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के दायरे के बाहर है। इम्प्लाइड अथॉरिटी के दायरे के, इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलता है कि एक दायरे के अंदर काम करिए, दायरे के बाहर जाके काम मत करिए। इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है भाई? फॉर्म डिसोल्यूशन कोई पार्टनर अप्लाई करके करवा सकता है, या तो कोर्ट बोल देगा कि भाई आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप बंद करिए, या लॉस पे लॉस हो रहा है तो आपका फॉर्म बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो फॉर्म बंद हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? या 2 फॉर्म मिलके एक हो गया, 2 फॉर्म मिलके क्या हो गया? तो फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। या एग्रीमेंट पूर गया, समय पूर गया तो आपका फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगा। एग्रीमेंट पूर गया तो फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पार्टनरशिप और कंपनी का हम लोग को डिफरेंस करना है इस चैप्टर में। पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस। पार्टनरशिप इज गवर्न बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी इज गवर्न बाई कंपनी एक्ट 2013। पार्टनर को पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम 50, और कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम। समझ पा रहे? पार्टनरशिप इज गवर्न बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी इज गवर्न बाई कंपनी एक्ट 2013। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन समझ पा रहे हैं? पार्टनरशिप में क्या भाई? पार्टनरशिप में क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी। समझ पा रहे हैं? या नो परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन।
ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है भाई? पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के अंत में लिखा रहता है एंड कंपनी। क्या लिखा रहता है? देखिएगा लिखा रहता है एडीएक्शन कंपनी, एडीएक्शन इस तरीका से लिखा रहता है, समझे? बुक में मार्क करके खत्म करते हैं, ये भी चैप्टर साल मार्क नहीं कराए थे।